नेशनलिज्म इन इंडिया, टॉपिक थर्ड, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसके बारे में ये कहा गया, इतिहास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई ये रॉलेट एक्ट को हरिडली पास किया गया है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को पास कर दिया गया। अब रॉलेट एक्ट को पास करने लाने का मेन वजह क्या था, आखिर क्या कारण रह गया कि ब्रिटिश हुकूमत को बहुत अफरा तफरी में जो है ये कानून ला करके पटक दिया गया कि भारतीयों के लिए कानून जो है आकर इस पर जो है डाल दिया गया कि नहीं अब तो ये कानून लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो है किसी ना किसी प्रकार से यहाँ के हालात को जो है कंट्रोल में करना है, क्रम करना है, क्रश करना है, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके थे। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, अगर हम 1905 के पहले चले जाते हैं तो पाते क्या हैं कि बंगाल जो है क्रांतिकारी विचारधाराओं का जो है गढ़ रहा है। बहुत सारे लीडर्स वहां से रिवोल्यूशनरीज निकल कर आए जो कि नेशनलिस्ट फीलिंग से ओतप्रोत थे, हिंसात्मक और नॉन वायलेंस के साथ दोनों प्रकार के लीडर्स वहां पर देखने को मिल रहे थे। लेकिन 1919 के आसपास में, खासकर 1910-11 के बाद की जो कहानी आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से, पंजाब में क्रांतिकारी विचारधाराओं का जो है ना ओतप्रोत, मतलब उससे जो है काफी प्रभावित लोग थे। कुछ ऐसे थे जो क्रांतिकारी विचारधाराओं से थे, कुछ ये भी थे कि जो कि अहिंसा के रास्ते पे, गांधी के मार्ग के रास्ते पे चल करके काम करना चाहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिसाब से करना चाहते थे। लेकिन हाँ, एकदम से अहिंसात्मक नहीं थे, उनमें हिंसात्मक थोड़े से उग्र स्वभाव के थे वो, ठीक है। अब इस वक्त हुआ क्या था कि पंजाब में काफी गतिरोध उत्पन्न हो रहे थे, आगजनी के केसेस देखने को चल रहे थे, गवर्नमेंट बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और उसका मेन वजह था कि इस समय तक कुछ पंजाब के प्रोमिनेंट लीडर, जिसमें अजित सिंह का नाम लिया जाता है, भगत सिंह के चाचा जी थे अजित सिंह, बहुत प्रोमिनेंटली लिया जाता है, उन्हें देश निकाला के सजा दे दिया गया था। और उनके देश निकाले का सजा देने के बाद वहां के लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा, रोज जो है ना, एजिटेशन, रोज जो है रिसेंटमेंट उत्पन्न हो गई, दोष उत्पन्न हो गया, गुस्सा जो है मन में आने लगा। जिसका परिणाम यह निकला कि बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, रेलवे स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राम ऑफिस हो गया, जहां पे ग्रेनरीज रखे जाते थे गोडाउन में, वो जगहों पे लूट मार किया गया, तोड़ फोड़ मचाया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही थी। अब अंग्रेजी हुकूमत को इसे कर्ब करना था। वहां का गवर्नर जो है, डिप्टी गवर्नर, वो परेशान हो चुका था। अब इस हालात को कर्ब करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दिल्ली ने क्या किया, जल्दी से एक कमीशन गठित किया और उस कमीशन का नाम रखा रॉलेट कमीशन। इसके चेयरमैन थे सर सिडनी रॉलेट। इन्हीं के नाम पर उस कमीशन का नाम पड़ गया रॉलेट कमीशन नाम पड़ गया। अब इस कानून में कुछ ऐसे प्रोविजंस, इस बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस लाकर रख दिए गए जिसपे बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, बहुत डिस्कशन नहीं हुआ, और फाइनली जैसे रिपोर्ट सबमिट किया गया, कानून को फटाक से 18 मार्च 1919 को पास कर दिया गया। अब देखिए, कानून जो है, ये रॉलेट एक्ट जो है, एक प्रकार का, भारतीयों ने इसे काला कानून का नाम दिया है। रीजन क्या था? काला कानून, ब्लैक लॉ कहने के पीछे का वजह समझिएगा तो ये मानवाधिकारों का हनन करता था। हम इंसान हैं, भगवान ने मोह दिया है, अपनी विचारों को रखने का पूरा अधिकार है, पर यह कानून अपने विचारों को रखने का अधिकार नहीं दे रहा है। हम इंसान हैं, हमें भी अपनी जरूरतों को पूरा करना है, तो हम सरकार से जो हम पे शासन कर रहा है, हम डिमांड तो रखेंगे, पर यह कानून जो है उन डिमांड को रखने नहीं दे रहा है। अगर हम सरकार से नाखुश हैं तो हम प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारे पास है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर रॉलेट एक्ट जो है इस प्रकार के प्रोटेस्ट को भी करने नहीं दे रहा है। मतलब साफ था कि रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटिश हुकूमत को इनॉर्मस पावर दे दिया, बहुत हद तक पावर, ठीक है। समझ लीजिए कि ब्रिटिश रॉलेट एक्ट जो है ब्रिटिश हुकूमत को खली बना दिया, ठीक है, खली बना दिया कि भाई अंडरटेकर पे गया, हमारा प्राग से छाती पे गिर गया। तो वैसा ही कुछ हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत को जो है रॉलेट एक्ट ने खली बना दिया, और वो ब्रिटिश हुकूमत बाहर निकली खली बन करके, भारतीयों के सीने पे देना शुरू कर दिया, धन दनादन। ये जो है ना होने लगा। अब कैसे इनॉर्मस बनाया वो
कैसे मारना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर, आक्रमण करने के लिए क्या क्या कैसे करना शुरू किया वो समझ लीजिए। अब यहां क्या हुआ भाई, प्रोविजन बना दिया गया कि कोई भी भारतीय किसी भी प्रकार का, ठीक है, कोई भी भारतीय किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट करता है या अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलता है, चाहे कि नुक्कड़ पर हम चाय पी रहे 4 लोग 5 लोग हैं, अरे भाई अंग्रेजी हुकूमत ये कानून जो है या अंग्रेज जो है हमारे ऊपर तो सर पे चढ़ के नाच रहा है, वो दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहा है हमारा। अब ऐसा बोलते हुए पाए तो पीछे खड़ा है हमारे, अब कौन खड़ा है समझ लीजिए, अंग्रेजों की पुलिस, सिपाही, गुप्तचर जो सारे भेष में थे, पीछे खड़ा होकर पीछे मुड़कर देखा तो ले भाई वहां पर अंग्रेजी हुकूमत का तंगा लगा हुआ है सीने पे, जो दिख नहीं रहा था, सादे कपड़े में सादे लिबास में थे, पकड़ लिया, उठा के लेकर चला गया। अब उठा के लेके चला गया, अब देखिए अब क्या हुआ, ये सारा कुछ हुआ। अब उठा के ले जाने के बाद डिटेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए जेल में। अब जेल में जाने के बाद हम जानते हैं उसमें भी कानून था कि भाई जेल जाने के पहले बताया जाता था अरेस्टेड पर्सन को कि क्या गुनाह किया है, तुम अपने बचाव के लिए वकील कर सकता है, अदालत में जा सकता है, पर यहाँ वैसा कुछ नहीं था। विदाउट ट्रायल, विदाउट जुडिशियल रिव्यू आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, 2 साल के लिए जेल भेज रहे हैं, ट्रायल के लिए नहीं भेजेंगे सर, कोर्ट नहीं भेजेंगे, जुडिशियल रिव्यू करने के लिए नहीं भेजेंगे। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप वकील कर लो, और आपके पास ये भी अधिकार नहीं है कि वकील करने के बाद कोर्ट में दलील दे देना। ये दोनों अधिकार जो है अरेस्टेड पर्सन के पास था ही नहीं। अब समझिए, अरेस्ट भी हो गया, 2 साल का सजा भी भुगत लिया, 2 सालों के बाद जब छोड़ा गया तो भी उसके ऊपर जो है एक और प्रोविजन लगाया। अब क्या लगाया वो देखिए, उसे कहा गया क्या, तुम्हें छोड़ रहा हूं, इसके एवज में तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा और आगे से किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट में तुम शामिल नहीं हो सकते हो, शैक्षणिक संस्थान में शामिल नहीं हो सकते हो, किसी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब तुम्हें नहीं मिलेगा, सरकारी कार्य नहीं मिलेगा। तो ऐसे इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। अब देखिए ये डर पैदा करना था कि तुम करोगे तो हम भी करेंगे, अगर तुम में ताकत है तो हम तो खली बन चुके हैं, पावरफुल, 22 का डोला 16 बनाकर अब सामने आ चुके हैं, आपके सामने आओ मेरे सामने। तो डर जो पैदा कर रहा था, मकसद वही था। ये इनॉर्मस पावर थी, रॉलेट एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को मिल गया था कि अब किसी प्रकार का हो रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, चलो अरेस्ट करके चले आते हैं। देखिए यहां पर अब क्या बदलाव देखने को मिला कि इस कानून के आ जाने के बाद पंजाब की धरती पे जो क्रांतिकारी विचारधाराओं के जो लोग थे वो छुप कर काम करने लगे, उन्हें छिपना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो लाइमलाइट में आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वो छिपकर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए आपकी बुक में, एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक में लिखा क्या है देख लीजिए, hurriedly passed through the Imperial Legislative Council of Delhi on 18 March 1919, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया, hurriedly, बहुत जल्दीबाजी में। फॉर्मुलेटेड बाय, पहले भी बोला है, रॉलेट कमीशन के अध्यक्ष चेयरमैन सर सिडनी रॉलेट साहब ने इसकी प्रोविजंस को, रिपोर्ट को तैयार किया और पास जो है उनके द्वारा लाया गया था। इस सारे प्रोविजंस, ये रिपोर्ट ही बनाई गई थी और इसी वजह से इनके नाम के अनुसार, नाम के आधार पर रॉलेट एक्ट इसका रख दिया गया था। लेकिन कुछ और भी इसका नाम था जो हम आगे जिक्र करेंगे। As I have already told, NCERT क्लास 10 में क्या लिखा है वो देखिए, enormous power to corrupt the political activities, मतलब इतनी ताकत मिल गई थी कि भारत में होने वाली जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज उसे करप्ट कर दिया जा सके, इतनी पावर थी कि भारत में किसी प्रकार का पॉलिटिकल एक्टिविटीज ना हो, इसका ख्याल रखा गया था। Allowed detention for the period of 2 years without trial and judicial review, मैंने पहले ही बोला 2 सालों की सजा और किसी प्रकार का ट्रायल नहीं, किसी प्रकार का जुडिशियल रिव्यू नहीं। इस कानून के समय में देखिए, इस कानून में क्या कहा गया था भारतीयों के द्वारा, एक तो काला कानून का करके संबोधित कर दिया गया, नाम दे दिया गया, भाई रॉलेट एक्ट काला कानून है। साथ साथ कहा गया नो वकील, नो अपील, नो वकील, नो दलील। रॉलेट एक्ट के लिए ही ये लाइन कही गई थी, नो अपील,
नो वकील नो दलील। भाई ना वकील करो, ना अपील करो, ना दलील करो, हम कुछ नहीं सुनेंगे तुम्हारे खिलाफ। तुम पकड़े गए हो क्यों भाई? तो हमारे खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, तुम डिमांड कर रहे हो, कुछ लोगों के सामने हमारे खिलाफ बात कर रहे हो, हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे और कोई अधिकार नहीं देंगे तुम अपील करना, तुम्हें अपील कोर्ट में जाकर अपील करने के लिए वहां दलील चले, कुछ अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। तो इस कानून के समय में जो है ना, इस दौरान रॉलेट एक्ट के समय में एक स्लोगन आ गया था, नो अपील नो वकील इन फेवर ऑफ रॉलेट एक्ट, नो अपील नो वकील नो दलील। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहकर संबोधित किया था, ब्लैक एक्ट कह करके। देखिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि क्लास 10 की बुक में नहीं होगी, अब जो 11th और उसके हायर क्लासेस में है, इसके पीछे की कुछ बैकग्राउंड चीजें हैं, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मैं कुछ उस पर जा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको मनोरंजन भरा बनाने के लिए, एंटरटेनिंग बनाने के लिए थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि नॉलेज इज नॉलेज, ज्ञान का तो होना आवश्यक है। छोटे से चीज को समझना है तो उसको बड़ा करके समझेंगे, एक कहानी के रूप में समझेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। देखिए रॉलेट एक्ट ऑफ 1990, इस कानून को वस्तुतः जो है रॉलेट एक्ट नाम नहीं दिया गया था। रॉलेट एक्ट इसलिए प्रचलित हुआ, पॉपुलैरिटी गेन किया क्योंकि सर सिडनी रॉलेट के द्वारा, रॉलेट कमेटी के द्वारा आया था, इस वजह से इसको पॉपुलैरिटी रॉलेट एक्ट के नाम से पड़ा। नाम था द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट ऑफ 1990। रॉलेट एक्ट का जो वास्तविक नाम था द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट ऑफ 1990। एक्चुअली ये कानून जो आप देखे, आपने देखा जैसे डिटेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, तो जो डिटेंशन की बात थी तो उस समय 1915 में एक कानून लाया गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। उस वक्त भी डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड जुडिशियल रिव्यू के ऊपर कानून था कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ या उसके खिलाफ जाता है तो भाई उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल एंड विदाउट एनी जुडिशियल रिव्यू। ये पहली दफा जो है 1915 की डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट में जोड़ा गया था और ये कानून जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में इनैक्ट किया गया। और इसी का एक तत्व जो है, ये लाइन डिटेंशन वाली जो लाइन थी वो रॉलेट एक्ट में लाकर जोड़ दिया गया। तो ये याद रखिएगा, डिफेंस एक्ट ऑफ 1919, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915, इस कानून के अंतर्गत में पहली बार भारत के इतिहास में डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया और फिर इसी कंसेप्ट को रॉलेट एक्ट में जोड़ा गया था। और कह लीजिए कि द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट ऑफ 1919, जिसे पॉपुलरली रॉलेट एक्ट कहा जाता है, उसमें जोड़ दिया गया डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड जुडिशियल रिव्यू। देखिए रॉलेट एक्ट ये 1919 की घटना, आप ये जान लीजिए महात्मा गांधी जो है इसी वक्त भारत की राजनीति में, भारत की मेन स्ट्रीम राजनीति में आ गए थे। मुख्य धारा के जो पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, उसमें 1919 में ही आए। इसके पहले आपने जो चंपारण सत्याग्रह पढ़ा या खेड़ा पढ़ा या फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में जाना, ये एक क्षेत्रीय आधार पर आंदोलन चलाए गए थे, वो कोई नेशन वाइड आंदोलन नहीं था। लेकिन 1919 में रॉलेट एक्ट का आना और उसके बाद जो महात्मा गांधी का जो कार्य शुरू होता है भारतीय राजनीति में, वो मेन स्ट्रीम में आने की कहानी यहीं पर से है कि रॉलेट एक्ट के बाद ही महात्मा गांधी जो है भारत की राजनीति में मुख्य धारा में प्रवेश कर चुके थे। और इसका वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी किया है और उन्होंने लिखा है कि दिस वाज द मेन स्ट्रीम एंट्री ऑफ गांधी जी इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये भारत की राजनीति के मुख्य धारा में, मुख्य धारा भारत की जो मुख्य धारा की राजनीति उस वक्त थी उसमें प्रवेश 1919 में मुख्यतः उन्होंने किया था। और नेशन वाइड सत्याग्रह का जो
लॉन्च यहाँ पर उन्होंने जो शुरुआत की थी कि नहीं, रॉलेट एक्ट के खिलाफ इनकी सोच थी कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक मास रजिस्ट्रेशन नेशन वाइड आंदोलन होना चाहिए, कोई क्षेत्रीय आधार पे नहीं। जितना अधिक से अधिक लोगों का झुकाव जुड़ाव इस आंदोलन में होगा, हम रॉलेट एक्ट को खत्म करने में तभी कामयाब हो पाएंगे। यहां से मुख्य धारा की राजनीति में महात्मा गांधी प्रवेश करते हैं, जिसका जिक्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब की रचना उन्होंने खुद किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, में लिखा है। अब रॉलेट एक्ट का एम क्या था? देखिए, मेन मकसद किसी भी कार्य का एक मुख्य लक्ष्य होता है। ब्रिटिश हुकूमत का भी एक मुख्य लक्ष्य रहा था कि रॉलेट एक्ट लाने का क्या मतलब है भाई? तो मतलब यही था कि हमें हर हाल में भारत में हर प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को क्रम कर देनी है, किसी भी राजनीतिक क्रियाओं को चलने नहीं देना है, कार्यक्रमों को बंद करवानी है। इस समय तो इंटरनेशनल कांग्रेस को जो है इलीगल घोषित कर दिया गया था, ये इलीगल पार्टी है, ठीक है। गांधी जी अब इसी वक्त महात्मा गांधी की और एक जो कहते हैं ना कि वो भारत की राजनीति में प्रवेश करने जा रहे थे, तो वो उन्होंने प्लानिंग किया कि नहीं, निर्णय ले लिया कि अब रॉलेट एक्ट के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ नेशन वाइड मुझे आंदोलन करना है। जैसा मैं पहले भी कहा था कि अरेस्टेड पर्सन, ठीक है, जिसे अरेस्ट किया जाता था 2 सालों की सजा सुना दी जाती थी, पर 2 सालों के बाद भी उसे चैन नहीं मिलता था, क्योंकि कहते हैं ना कि 2 सालों के बाद भी अंग्रेजी हुकूमत उस पर कंट्रोल और हावी होने के लिए कुछ और भी नियम लगा दिया। प्रोविजन नंबर 2 क्या रखा है, जो आपने किताब में नहीं जिक्र किया, कि रिलीज करने के समय में अरेस्टेड पर्सन को क्या करना होता था? सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती थी। एक तयशुदा रकम था, उस रकम को अरेस्टेड पर्सन को जमा करना होता था अपने रिलीज के दौरान, और साथ साथ उस पर कुछ बंधन, रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज कर दिए जाते थे। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है वो देख लीजिए। प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, मतलब उसे रोका जाता था, आपकी बंधन लगा दिया गया कि इसके आगे आप किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। दूसरा, किसी प्रकार के साथ शैक्षणिक कार्यक्रम में भी आप भाग नहीं ले सकते हैं। साथ साथ किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप भाग नहीं ले सकते हैं। भैया, कर भी नहीं सकता है। कुछ दिन के बाद, ये शायद अगर उस समय की बात करें तो अंग्रेजों की बस चलती तो ये भी कर सकते हैं कि शायद आपको जो है खेत में जाकर शौचालय करने का भी अधिकार नहीं है, ये भी नियम कानून लगा देते, और शायद हो सकता था इसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाता। अच्छा, शौचालय कह रहे हो, पहले टैक्स भर दो तब शौचालय जाना तुम, अगर बस चलता तो। क्योंकि मानवाधिकार का हनन जो है उसका इससे बेहतर उदाहरण आपको नहीं देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार से 1947 के पहले अंग्रेजों ने भारत के साथ किया है, भारत के लोगों के साथ किया है। पूरी तरह से शोषण किया गया है, किसी प्रकार का अधिकार नहीं। मतलब हमें तो कीड़े मकोड़े की तरह समझे जाते थे, कीड़े मकोड़ों की तरह समझे जाते थे। ये दौर था इस समय में अंग्रेजों के द्वारा। भारतीय था, इंसान थोड़े थे, कीड़े मकोड़े थे। जब चाह कुचल दिया, कोई वैल्यू हमारी नहीं थी, हमें मतलब डिसग्रेड कर दिया गया था। सुपरमेशी जो उनकी थी ना, उन्होंने पहले ही, अगर आप ब्रिटिश लॉ 1857 के पहले जब पढ़ेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को सुप्रीम माना है, ठीक है, मोर सिविलाइज्ड पीपल माना है कि भारत में तो वो भाई, भारत जो है जंगली है, बारबेरिक है, असभ्य है। हम तो यहाँ आए हैं क्या, हम भारतीयों को क्या करने आए हैं? सभ्यता सिखाने आए हैं, जंगली से इंसान बनाए। भाई हमारे 4 पैर थे, हम 4 पर दौड़ते थे इस प्रकार से, और इसलिए हमें 2 पैरों पर चलाने वाला जो काम किया गया है वो अंग्रेजों ने किया है। ये मानसिकता बना के रखी। और हमारे इतिहास को जो है अंग्रेजों के जो ऑफिसर्स होते थे उस समय, और जो रिकॉर्ड ऑफिसर होते थे ना, उसे तोड़ मरोड़ करके परोसा गया है। किसी भी प्रकार की जो है सत्य और सही जानकारी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं होती थी। देखिए, अब चूंकि आप जान चुके हैं कि रॉलेट एक्ट को जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दिल्ली ने जो है हेरिडी पास किया था, तो इस समय वहां पे कुछ भारतीय लीडर्स भी एज अ मेंबर थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन कहते हैं ना कि नाम के थे, उन्हें कहने का, विरोध करने का मौका भी नहीं दिया गया।
उनकी राय तवज्जो नहीं देती थी, कोई मतलब नहीं था कि आप बैठे हुए सुन लो भाई, मैं रोलेट एक्ट ला रहा हूं, बकने का प्रयास मत करना, बोलने का प्रयास मत करना, विरोध मत करना, हम इसे पास करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब ऐसा महसूस हुआ तो मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरशिप से रिजाइन किया और निर्णय किया कि इस काले कानून, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें इसका विरोध करना है, इसके पक्ष में नहीं जाना है। और उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही किया। फाइनली 21 मार्च 1919 को शुरू हो गया, लागू कर दिया गया रॉलेट एक्ट को पूरे भारत में, केम इनटू इफेक्ट, ठीक है, लागू कर दिया गया। लागू करने के बाद देखिए हुआ क्या था। एक्चुअली 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है हड़ताल कर चुका था, लेकिन 10 अप्रैल 1919 इस समय पंजाब में काफी मजबूती के साथ जो है क्रांतिकारी विचारधाराएं जो है पनप रही थी। और 10 अप्रैल 1919 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कुछ मेंबर्स, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, इन्हें रॉलेट एक्ट के अंतर्गत में अरेस्ट कर लिया गया कि आप भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपको बोलने का अधिकार किसने दिया है? रॉलेट एक्ट के अनुसार से आप अगर बोलते पाए जाते हैं तो आपको तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। और हुआ भाई, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस वक्त डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो है पूरे पंजाब के लिए एक प्रोमिनेंट लीडर थे। इनका इंपैक्ट था वहां के यूथ के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर। इनके अरेस्ट होते ही बौखलाहट पंजाब के लोगों में और पनप गई, और पनपना इस कदर रहा कि हर एक मतलब नॉन वायलेंस एक्टिविटीज के साथ साथ वायलेंस एक्टिविटीज भी होने लगी। रेलवे लाइंस को कबाड़ दिया गया, जैसे सन्नी देओल ने पंप खड़ा था ना, उसी प्रकार से रेलवे लाइंस को कबाड़ दिया गया। टेलीग्राफ की लाइंस, टेलीग्राम की जो लाइन थी टेलीग्राफ की, उसे काट दिया गया, ये सोच करके कि यहां से कोई मैसेज जो है दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएगी टेलीग्राम के माध्यम से, कबाड़ दो। दूसरी बात, दिल्ली से कोई सेना जो है, कोई फौज का टुकड़ा ना भेज दे, इसलिए रेलवे लाइंस को भी कबाड़ दिया गया। ठीक है, इन दो मकसदों से जो है रेलवे लाइंस और टेलीग्राम के लाइंस को डिसरप्ट किया गया था। गांधी प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। भाई अब गांधी जी को तो खुदा नहीं था, क्योंकि 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल, 1917 में खेड़ा आंदोलन सफल, अहमदाबाद मिल आंदोलन में भी सफलता का झंडा महात्मा गांधी ने गाड़ चुके थे। तो 1919 की इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ नेशन वाइड आंदोलन में उतरना ही था, उन्हें इसके विरोध में उतरना था और उन्होंने प्रोटेस्ट करने का निर्णय भी लिया। और उतरने के पीछे वजह भी था कि भारत की जनता को महात्मा गांधी से बहुत ही उम्मीदें बन चुकी थी, यहां तक कि आप समझ सकते हैं कि लोगों को यह उम्मीद बन चुका था कि ये कहना शुरू कर दिए थे कि यही हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलवाएगा, ये वही है जो भगवान का दूत बनकर आया है और हमें इस मुक्ति से, हमें इस गुलामी की बेड़ियों से हमें मुक्त करेगा। ऐसी उम्मीदें गांधी जी के साथ लोगों ने लगा रखी थी। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो आंदोलन शुरू किया, नेशन वाइड आंदोलन, और यहीं से भारत की राजनीति में मेन स्ट्रीम के लीडर बनना शुरू कर दिया। यहीं से 6 अप्रैल 1919 पूरे राष्ट्र में हड़ताल किया गया। अब हड़ताल के साथ साथ देखिए क्या हुआ था। हड़ताल महात्मा गांधी इसमें पंजाब में जाना चाहते थे, पर दिल्ली की बॉर्डर पे ही महात्मा गांधी को रोक दिया गया, पंजाब जाने नहीं दिया गया था उस हड़ताल के दौरान और उस समय। और ये कहकर उन्हें रोका गया था कि अगर आप जाएंगे वहां पे तो आंदोलन और भी विकराल हो जाएगा, जिसे रोक पाना और हिंसात्मक हो जाएगा। वहां के लोग हिंसा के अलावा अहिंसात्मक बातें सोच ही नहीं सकते, इस प्रकार की दलीलें दी गई थी और उन्हें जाने से रोक दिया गया था। मजबूर गांधी जी कैसे जाते गांधी जी वहां पर, जब उन्हें वहीं रोक दिया गया। फाइनली जो हड़ताल हुई उसके साथ साथ और क्या हुआ, रैलीज निकाला गया, लोगों ने रैली निकाल के हाथों में स्लोगन लेकर के अंग्रेजी हुकूमत डाउन डाउन, रॉलेट एक्ट डाउन डाउन, काला कानून बंद करो,
बंद करो भाई, बंद करो, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, ऐसे करते हुए रैलीज निकाल दिया गया। ठीक है, ये पहला रैलीज के अंतर्गत में। रैलीज के साथ साथ जो है वर्कर्स, रेलवे वर्कर, ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक पे जाने का निर्णय लिया, काम का छोड़ दिया, उन्होंने काम ही नहीं करेंगे, हम भी चले रैली में। महात्मा गांधी के साथ की ने जो आह्वान किया रैली का, उस पर हम सपोर्ट करेंगे, हम भी नारा लगाएंगे, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, भारत माता की जय, ये ऐसे जो है नारे लगाएंगे। इसलिए इन्होंने स्ट्राइक कर दिया, काम पर गए नहीं रेलवे वर्कर्स। उनके साथ साथ, ठीक है, जो दुकानें थी, बाजारों की दुकानें, उन्होंने भी शटर डाउन कर दिया कि नहीं, दुकान में नहीं खुलेगा, हम लोग भी निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे, सामना करना है, आकर देखते हैं कितना जज्बा है अंग्रेजी हुकूमत पे। निकल पड़े, कूद पड़े आंदोलन में। फाइनली अब इस समय तक, पहले भी बोला ना, पंजाब में क्रांतिकारी विचारधाराएं के लोग थे। कुछ लोग का ये मान्यता था कि जिस आधार पे हम विरोध कर रहे हैं, उसे देख करके अंग्रेजी हुकूमत जो है फौज की टुकड़ियां मंगवा सकता है दिल्ली से, और साथ साथ यहाँ के सारे संदेश दिल्ली गवर्नर जनरल के ऑफिस में भेज सकता है, दिल्ली भेज सकता है। किया क्या गया रैली के टुकड़ों ने, तब उस रैली में जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने क्या किया, सनी देओल बन गए। सनी देओल गदर में चापाकल कबाड़ दिए थे। यहाँ के लोगों ने उस समय क्या किया, रेलवे लाइंस की उखाड़ फेंका, और साथ साथ जो टेलीग्राम की लाइन थी, जिससे कि सूचना का आदान प्रदान होता था तेजी से, उस समय फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था ये टेलीग्राम लाइंस। 1833 से शुरू हो चुका था। दोनों चीजें, रेलवे का एक्सपेंशन भी हो रहा था, रेलवे भी काम चल रहा था, और टेलीग्राम का एक्सपेंशन भी उसी समय से शुरू हो गया था। ठीक है, और टेलीग्राम को भी, ताकि किसी प्रकार का सूचना पंजाब से दिल्ली ना पहुंच सके, और उसके बाद दिल्ली जो है सूचना प्राप्त होकर के फौज की टुकड़ियां ना भेज दी, इसलिए दोनों को खाड़ देगा, डिसरप्ट कर दिया। देखिए, ये सारा कुछ जो है, अब इतना कुछ होने के बाद महात्मा गांधी, ये सारा चीज जब हो रहा था तो अंग्रेजी हुकूमत भी कहां शांत रहने वाले थी। इसके बाद ही तो मेन कहानियां आई। पंजाब के डिप्टी गवर्नर ने अमृतसर में क्या किया, लगा दिया मार्शल लॉ, सैनिक शासन, और कमान दे दी गई जनरल डायर के हाथों में। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे जालियांवाला बाग मैसैकर की सच्ची इतिहास, आखिर हुआ क्या था, वाकई हुआ क्या था, क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहती है कि 379 लोग मारे गए थे और पूरे 1000 के आसपास इंजर्ड हुए थे, क्या इसमें सच्चाई थी? इन सभी रहस्यों का उजागर मैं कल की क्लास में करूंगा। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके भाइयों तो शेयर भी करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है मेरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे कई मजेदार भारत के इतिहास की कहानियां आपके साथ मैं साझा करता रहूंगा, और भारत के क्रांतिकारियों को, बलिदानियों की जीवनी आपके साथ साझा करता रहूंगा। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।